बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और हमारा जो प्राकृतिक आपदा वाला अध्याय है वो समाप्त हो गया है और आज हम इसके प्रश्न उत्तरों के ऊपर चलेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव वाले हल करते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला जो प्रश्न है मैं वहीं से स्टार्ट करूँगी, ठीक है। पहला जो हमारा प्रश्न है वो है सही विकल्प वाला है, ये सही विकल्प है ना। तो सही विकल्प यहाँ प्रश्न उत्तर हम लिख दें, प्रश्न उत्तर, ठीक है, प्रश्न उत्तर, ठीक है, प्रश्न उत्तर कर रहे हैं बन। तो सही विकल्प क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। तो ये क्या है, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्य लिखना है हमें। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्य, किस राज्य में सर्वाधिक बाढ़ है आती है ना, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्य। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक। तो अपना 1 2 3 4, 1 है बिहार, 2 है पंजाब, ठीक है, 3 है, क्या है 3, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ठीक है। यहाँ आ गया आपका राजस्थान और चौथे पे आ गया आपका मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। अब आप थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालो। और जब हम पढ़ रहे थे, तो जब बाढ़ पढ़ा रही थी मैं आपको, तो आपने सुना होगा कि कौन सा राज्य जो है सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्य है। तो हम जानते हैं कि असम में, बिहार में उधर बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है, ठीक। तो इसका आंसर होगा बिहार, ठीक है। बिहार सर्वाधिक, इन चारों राज्यों में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्य जो है वो बिहार, ठीक। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भूकंप की दृष्टि से भारत का अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र, भूकंप की दृष्टि से, भूकंप की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन सा है ना, सर्वाधिक प्रभावित राज्य। तो यहाँ फिर से ऑप्शन दिए गए हैं। तो नंबर 1 है क्या आपका, नंबर 1 दिया है कच्छ, ठीक है। नंबर 2 है आपका उड़ीसा तट या अरावली, ठीक, अरावली। और तीसरा है उड़ीसा तट, ठीक है, उड़ीसा, तीसरा उड़ीसा तट, ठीक है। और अरावली, सॉरी, ये यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन आता है। तो यहाँ था उड़ीसा, ठीक, उड़ीसा तट। और चौथा जो बचा है हमारा वो कौन सा है, गोवा, है ना, चौथा है गोवा। तो सर्वाधिक की जब बात करेंगे, तो हम जब पढ़ रहे थे भूकंप को, तो एक अत्यधिक खतरा प्रभावित क्षेत्र, उनमें जो है कच्छ का रण भी शामिल है। तो यहाँ उत्तर आ जाएगा हमारा कच्छ, ठीक है। कच्छ पर ऐसे साइन लगा देंगे, या आपकी जब वो लिखेंगे तो आप क्वेश्चन नंबर 2 का 1 कच्छ ऐसे करके लिख देंगे, ठीक। प्रश्न नंबर, जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका आंसर हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि दिसंबर 2004 में सुनामी से सबसे अधिक जनहानि हुई थी। दिसंबर 2004 में सुनामी से सर्वाधिक हानि हुई थी, यानी किस राज्य को सर्वाधिक हानि हुई थी, ठीक है, सर्वाधिक हानि हुई थी। तो वो किसको हुई थी, इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पहला है कि दिसंबर 2004 में, नंबर 1 तो है तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। दूसरा कौन सा है, दूसरा राज्य दिया है गुजरात में, ठीक है, गुजरात में।
और तीसरा जो ऑप्शन है वो है केरल में, ठीक है, केरल। और चौथा ऑप्शन है उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। तो इनमें से कहाँ सबसे ज्यादा सुनामी ने अपना आतंक मचाया था? तो आप देखो ये जो सारे राज्य हमने लिखे हैं ये सारे के सारे राज्य समुद्र तटीय हैं, यानी सुनामी कहाँ आती है? समुद्र तटीय क्षेत्रों में। और ये चारों के चारों तमिलनाडु में, गुजरात में, केरल में, उड़ीसा में, सभी जगह समुद्र तट है। लेकिन सर्वाधिक हानि अगर बात करें तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा हानि हुई थी, है ना। तो इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का 1, है ना, 1 नंबर का तमिलनाडु। तो इस प्रकार से ये तीनों क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। आगे चलते हैं और अब थोड़े अति लघुत्तरी यानी 1 लाइन वाले क्वेश्चन हैं उनको हम करने की कोशिश करेंगे। 1 लाइन वाले क्वेश्चन, तो 1 लाइन वाले क्वेश्चन में सीधा सीधा कभी कभी तो आप क्या करें कि जैसे आ गया तो आप एक अगर शब्द लिख देंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन कोशिश किया कीजिए कि पूरा सेंटेंस बनाकर आप उसको लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। एक ने पूछा कि भाई सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य कौन सा है, हमने लिख दिया तमिलनाडु, आंसर सही है। लेकिन अगर उसको ऐसे लिख दें कि 2004 की सुनामी से सर्वाधिक प्रभावित राज्य तमिलनाडु है तो पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगेगा, सटीक लगेगा, है ना। तो यहाँ पर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अति लघुत्तरी पे आते हैं। यहाँ अति लघुत्तरी, है ना, अति लघुत्तरी जो आपके उसमें दिया है, और 1 लाइनर भी कह सकते हैं इनको। 1 लाइनर थोड़े से इससे अलग होते हैं। अति लघुत्तरी मतलब आपको सेंटेंस लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका, उसका आंसर लिखती हूँ मैं। इसमें पूछा गया है, प्रश्न नहीं लिख रही हूँ, इसमें पूछा गया है कि भूस्खलन को रोकने के लिए पहाड़ी सड़कों के किनारे क्या किया जाता है? तो पहाड़ी सड़कों के किनारे वृक्षारोपण किया जाता है। तो यहाँ मैं लिखूंगी भूस्खलन को रोकने के लिए, भूस्खलन, ठीक है, भूस्खलन को रोकने के लिए भूस्खलन को रोकने के लिए क्या किया जाता है? के लिए वृक्षारोपण सड़कों, पहाड़ी क्षेत्रों में, यहाँ हम इसको रिपीट करेंगे पूरा सेंटेंस, है ना। पहाड़ी क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया जाता है। क्या किया जाता है? वृक्षारोपण, है ना, किया जाता है। तो इस प्रकार से हम ये प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। हालांकि कई बच्चे क्या करते हैं, वृक्षारोपण लिख के खत्म कर देते हैं या वृक्षारोपण किया जाता है, पर आप जब प्रश्न को ऐसे लिखेंगे तो पढ़ने में अच्छा लगेगा, है ना। तो इस प्रकार से लिखने की आदत डालिए, क्योंकि अगर टाइम आपके पास पेपर में बहुत ही कम बचता है तो बात अलग है कि आप उस तरह से, लेकिन अगर मुझे लगता है 3 घंटे में मैनेज करें तो सभी प्रश्नों के लिए उतना पर्याप्त समय होता है कि हम उनको लिखें सही से, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, अति लघुत्तरी का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि अचानक उत्पन्न होने वाली प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी हैं। अब यहाँ हमें अचानक होने वाली प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखने हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको ऐसे ही लिखेंगे हम जैसे मैंने ये लिखा था, ठीक है। तो अचानक उत्पन्न होने वाली प्राकृतिक आपदाएं निम्न हैं। ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो कि प्राकृतिक आपदाएं हैं करके और ऐसे डैश लगा के आगे आप नाम लिख दो, ठीक है। यहाँ मैं लिख रही हूँ निम्न है। तो नंबर 1 है भूकंप, ठीक है, बाढ़, सुनामी, ठीक है, और भूस्खलन। 1 2 नहीं डाल रही हूँ, ऐसे ही डाल देती हूँ, ठीक है। भूस्खलन, स्खलन, ठीक है। ये सारे जो हैं अचानक ही होते हैं। भूकंप भी अचानक आता है, बाढ़ भी, सुनामी भी और भूस्खलन भी। कब पहाड़ गिर जाए कोई पता नहीं होता, ठीक।
तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि तटबांध का निर्माण किन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त माना जाता है। तटबांध का निर्माण किन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त माना जाता है, तो इसका आंसर रहेगा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए, मैंने भी आप जैसा कर दिया है ना, इसको शॉर्ट में लिख दिया, जबकि इसको ऐसे लिख सकते थे कि तटबांध का निर्माण निम्नलिखित तटबांध का निर्माण बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। ठीक है, ऐसे। अब क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि रिएक्टर पैमाने पर क्या मापा जाता है। रिएक्टर पैमाने पर क्या मापा जाता है, तो यहाँ हमारा आंसर होगा कि रिएक्टर पैमाने पर भूकंप मापा जाता है ना, भूकंप मापा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा ध्यान दें कि सभी के लिए अलग अलग पैमाने होते हैं। ठीक, कि कितने स्केल्स में रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता क्या थी, तो उन्होंने कहा 6.5 स्केल, 7 स्केल, 4.3 स्केल। तो ये भूकंप मापने की पैमाना है रिएक्टर, है ना। इसी प्रकार से जैसे हम देखते हैं कि कितने मिलीमीटर वर्षा जब मापते हैं तो मिलीमीटर में मापते हैं, है ना, और डेसिबल में मापते हैं ध्वनि को। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग उसकी होती हैं, अलग उसको मापने की यूनिट या इकाई अलग होती है। तो यहाँ भूकंप को मापने की इकाई है रिएक्टर पे मापा जाता है ना, उस पे रिएक्टर स्केल पर ये नापा जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले कल आपको या कल या जब भी आपका वीडियो आएगा तो उसमें मैं आपको आगे जो लघुत्तरी प्रश्न हैं उनको कराने की कोशिश करूँगी, पूरा समझाने की कोशिश करूँगी। और बहुत बड़े वाले प्रश्न क्या होता है, जब यहाँ कराने बैठ जाओ तो पता चला कि पूरा चैप्टर में ही पता चला एक पूरा 15 दिन लग गए, है ना, अगर एक क्वेश्चन लिखाएं, क्योंकि बोर्ड पे लिखाने में समय लगता है। तो कोशिश करूँगी जितने अधिक हो जाए आपके लघुत्तरी करवा दूंगी, और जो बड़े वाले हैं उनमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट जो लघुत्तरी में कवर नहीं हुए हैं उनको करवा की कोशिश करूँगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। क्योंकि पूरे प्रश्नों के मुझे लगता है अभी जितने भी डले हैं सबके प्रश्नोत्तर की अभी सीरीज़ नहीं डाली मैंने, और डाले भी हैं तो बस ये ऑब्जेक्टिव वाले डले हैं, पर अब आपको डिटेल में बताना जरूरी है ना, क्योंकि पेपर आने वाले हैं। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।